जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक हैं? जी, अपना तारुफ़ कराता चलूँ, मेरा नाम उमर ख़ान है और मैं अपने चैनल पे वीज़ाज़ की इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन, लाइफ़स्टाइल व्लॉगिंग ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बताता हूँ अपने कैमरे के लेंस से। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बगैर डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का मकसद जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आपको बताना है जी कि आप स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए कि आप कैसे जो है मोरक्को के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें जी बात कर लेते हैं उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि ई वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। अ, ये सबसे नहायती मैं कहता हूँ आसान वीज़ा है मोरक्को का, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अ, वो इस तरीके से ना इस वीज़ा में आपको बैंक स्टेटमेंट उनको शो करानी पड़ती है अपफ्रंट। इस वीज़ा में ना आपको होटल की बुकिंग शो करनी पड़ती है। इस वीज़ा में ना आपको एयर टिकट शो करना पड़ता है। इस वीज़ा में ना आपको इंश्योरेंस शो करनी पड़ती है। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ें आपके पास होना लाजिम है। ये बॉर्डर पे चेक कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास ये होनी चाहिए, लेकिन वीज़ा की ये शर्त नहीं है। ई वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब रिसेंटली अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो ये सवाल पूछा था कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। फिर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी थी, मेरा पासपोर्ट नंबर, और फिर उन्होंने जो मेन चीज़ पूछी थी वो ये थी कि आप जो है कौन से मुल्क में रह रहे हैं, रेजिडेंस कार्ड है आपका। फिर उन्होंने मुझसे रेजिडेंस कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी थी। ई वीज़ा जो अब यूके में न्यू आ गया है, तो ई वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड की आप उनको कॉपी शो करा दें। ठीक है जी। मेरा तो ई वीज़ा, सॉरी, मेरा तो रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर हो गया था, तो अभी यूके का डिजिटलाइज्ड सिस्टम हो चुका है। फिज़िकल कार्ड से डिजिटलाइज्ड सिस्टम हो गया, तो उसका शेयर कोड, जो कि यूके में रह रहे हैं उनको पता होगा शेयर कोड के बारे में, तो वो मैंने शेयर कोड उनके साथ शेयर कर दिया था। उससे वो उन्होंने मेरा स्टेटस देख लिया था। और इसके अलावा डेट्स पूछी थी कि कौन कौन सी डेट्स को आप जाना चाहते हैं। फिर दो तरह की उनकी प्रोसेसिंग है, एक नॉर्मल और एक अर्जेंट। नॉर्मल जो है वो 3 दिन में वीज़ा मिल जाता है आपको, और बहरहाल जी 3 दिन के अंदर मुझे वो वीज़ा मिल गया था। तो चले मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे प्रोसीजर करते हैं वो। जी नाज़रीन, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने मोरक्को ई वीज़ा को सर्च कर लेना है, और ये जो है वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ss.morocco.ma। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। और अच्छा, अभी आप चेक करने वाले हैं अपनी एलिजिबिलिटी के, आप जिस फॉरेन मुल्क में रह रहे हैं क्या वो एलिजिबल है ई वीज़ा के लिए कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे आपकी नेशनलिटी के बारे में पूछेगा। सॉरी, ये आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान डाल दें जी, और पनामा नहीं, पाकिस्तान डाल दें आप यहाँ पे। और अच्छा, अब पूछे जी कि आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं। लेट्स सपोज आप दुबई में रह रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट डाल दिया जी। आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है और आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अम, वो पूछे जी कि आपके पास और कोई वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, शेंजन वीज़ा, यूके वीज़ा या यूएसए वीज़ा। तो आपने बोल दिया कि नहीं। तो आप देखते हैं जी, चेक करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंटर्ड प्लीज सबमिट योर ई वीज़ा एप्लीकेशन टू ट्रेवल टू मोरक्को। तो फिर ये आप एलिजिबल हैं जी ई वीज़ा अप्लाई करने के। और ये आपके लिए अच्छी खबर है यूएई वालों के लिए। इसी को अगर हम चेंज करके सऊदी अरब डालें तो सेम इंफॉर्मेशन है सारी, लेकिन आपके पास सऊदी अरब रह रहे हैं तो सऊदी अरब में आप ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू कॉन्सुलेट। अगर आप रह रहे हैं कतर में, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी खलीज में होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें बहरीन की, तो बहरीन में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको उनकी कॉन्सुलेट में अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर शेंजन मुल्क किसी में 29 मुल्क है मेरे ख्याल से शेंजन के, तो वहाँ पे आप किसी भी जगह रह रहे हैं तो वहाँ पे आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप मलेशिया में रह रहे हैं, और मलेशिया में अगर रह रहे हैं तो आपको भी वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, जैसे कि मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ से आपको ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यूएसए में रह रहे हैं जी, और आपके पास ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, अमेरिकन, यूके या कोई भी, और सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अच्छा, और अगर आप एक एक और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप फर्ज किया सऊदी अरब में रह रहे हैं, वो फिर पूछा जी आपके पास, सऊदी अरब में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये कोई वीज़ा है आपके पास? ठीक है जी, आपके पास, लेट से आप शेंजन वीज़ा गए थे या यूके गए थे, तो फिर देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है जी कि आपके पास अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा ना जी, शेंजन का, और फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी तहकीक की थी जी। अब मेरी तहकीक के मुताबिक यहाँ पे, क्योंकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। आप तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी वीज़ा जो शेंजन वीज़ा की बेस पे आप ई वीज़ा मोरक्को का अप्लाई करेंगे, तो आपकी उसकी वैलिडिटी 90 डेज तक होनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन से आप अप्लाई करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें जी पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए ये है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको कॉन्सुलेट में बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, वो खुद इन पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए ऑन स्पॉट जाके वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जी। ठीक है जी, वॉक इन कहते हैं जिसको, और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। क्या चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लगेगा, ये हर काउंसलेट पे डिपेंड करता है, और आपकी पर्पस ऑफ ट्रैवल पे डिपेंड करता है। मोस्टली पाकिस्तानियों को पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लैरिफाई करने का जो है तरीकाकार नहीं आता। मैं आपको एक गोल्डन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अ, वो आपको हेल्प करेगी वीज़ास के लिए, वीज़ा अटेन करने के लिए। आपने ये चीज़ देखनी होती है किसी भी वीज़ा को अप्लाई करते हुए, कि उस मुल्क की स्पेशलिटी क्या है। अब मगरबिया या मोरक्को किस वजह से मशहूर है? वो फूड के लिहाज से इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। इनकी ताजीन मशहूर, जो और भी फूड्स जो हैं मशहूर हैं, और डेजर्ट सफारी की वजह से मशहूर है, और इनकी जो है काफ़ी कल्चर की वजह से मशहूर है। तो आपने ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी स्टेटमेंट में, और उनको ये बताना है कि जी आप जाना चाहते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप मुंह उठा के चले जाएंगे जी कि बस मैंने विजिट करना है शहर में, तो वो बोलेंगे ये कोई जुगाड़िया ही है, तो वो कोई जुगाड़ी लगाने के लिए जा रहे हैं शायद, कोई वहां से, क्योंकि स्पेन पास है, 30 किलोमीटर है। तरीफा, पोर्ट ऑफ तरीफा, जहाँ से मैंने ट्रेवल किया था मोरक्को में, तो 30 किलोमीटर का सफर है। तो वो उनको ये शक होता है कि ये लोग कहीं यूरोप में ना भाग जाएं। तो आपको पर्पस ऑफ ट्रेवल क्लियर होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट भी आपकी ठीक होनी चाहिए, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में की जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा हो कि आप ट्रैवल करते हैं, और आपको जो है वो कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाई है आपने। जब हम ई वीज़ा की अगर हम बात करें, तो अप्लाई कैसे करना है, तो ई वीज़ा में आपके सबसे पहले अपनी ईमेल और कंफर्मेशन डाल देंगे जी। उसके बाद अगेन एलिजिबिलिटी के चेक, इसके बाद अगेन जी एलिजिबिलिटी के चेक के क्वेश्चंस पूछेगा, दोबारा से जो हमने एक्सरसाइज की थी पहले, वही सेम आपसे पूछेगा। टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में ये आपको बताएगा उस टाइम पे, या नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कि जी ये नॉन रिफंडेबल है, और आपको रिफंड नहीं होगा अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं? अच्छा, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारी आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी आपके बारे में, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मज़ीद चाहिए होगी आपको मोरक्को के वीज़ास के बारे में, कि आप क्या करेंगे, किधर-किधर जाएँगे, और क्या इन्फॉर्मेशन है। और अटैचमेंट जो है वो आपसे पूछेगा आपका पासपोर्ट, आपका एक फ़ोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड आपको चाहिए होगा। थर्ड कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे आप नेशनल नहीं हैं, तो वहाँ का रेज़िडेंस कार्ड या ई-वीज़ा या जो कुछ भी होता है वो आपने अटैच करना है। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप में आपको 2 ऑप्शन देगा कि आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए, जो कि नेक्स्ट डे 1 दिन के अंदर प्रोसेस होता है, या आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग चाहिए, जो कि 3 दिन के अंदर प्रोसेस होती है। 700 तकरीबन 80 दिरहम है जी।
वो नॉर्मल के, और तकरीबन 1100 दरम जो हैं वो हैं अर्जेंट के। तो जब आप वो फ़ी पे कर देंगे तो वो आपकी ईमेल में आपको उसकी रसीद भेज देंगे, और जो है वो ई वीज़ा आपको इशू का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो ट्रैक माई एप्लीकेशन पे आप जाएँगे, तो यहाँ पे आप जाके अपनी एप्लीकेशन या जो वीज़ा को चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे और ई वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे फ़ाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, और वो ईमेल आप एंटर करेंगे जो इस्तेमाल करते हुए आपने अप्लाई किया था। तो वो आपको एप्लीकेशन का स्टेटस भी बता देगा। क्योंकि मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था और मुझे ई वीज़ा मिला था, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ये फ़ाइल नंबर था जी मेरा। थोड़ा-सा मैं ब्लर कर दूँगा ताकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मेरी, और ईमेल जो मैंने इस्तेमाल किया था वो मेरा अपना ज़ाती ईमेल था, उसको भी मैं ब्लर कर देता हूँ। और अगर मैं इसको ट्रैक करूँ तो ये देखें जी, ये इन्फॉर्मेशन आ गई जी। मैं इसको अपने पासपोर्ट नंबर को मैं ब्लर कर दूँगा, और ये इन्होंने बोल दिया कि जी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और यहाँ पे डाउनलोड ई वीज़ा का ऑप्शन है कि जहाँ पे आपको क्लिक करेंगे और आपका ई वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, चलें जी, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मोरक्को के वीज़ा के बारे में। मोरक्को के 4 डिफरेंट सिटीज़ में मैंने वहाँ पे जाके व्लॉग्स किए हैं। निहायत ही इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग्स थे। वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स एवर इन माय लाइफ। तो आप वो ज़रूर देखें। जल्द ही मैं अपने चैनल पे वो मैं अपलोड कर दूँगा। वो आपने ज़रूर देखना है। और जो है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वगैरह पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो तक, अगले व्लॉग तक, अगले वेंचर तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।